Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the fourth part of chapter Force and Laws of Motion. In today's video, we'll talk about Newton's second law of motion. But before starting this video, we'll just talk about what we done in last chapter, that is force. We already discussed about force. हमें पता चल गया कि फोर्स को हम जनरली m इंटू ए से क्या करते हैं, निकालते हैं. हमें यह भी पता चल गया कि फोर्स का एक और फॉर्मूला था, दैट इज m v माइनस u अपॉन टी. हमने इसे यूटिलाइज भी करा था और हमने ये भी पता चल गया कि फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो लास्ट वीडियो में हमने मोमेंटम को पढ़ा, फोर्स को पढ़ा, उन दोनों के बीच के रिलेशन को समझा. अब उसी के अगले पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर इंपल्स ऑफ फोर्स. सो होता क्या है इंपल्स, उसको समझते हैं. देखिए जनरली आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होगी जिसमें फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, बहुत ज्यादा लगता है. जैसे मान लो कि कोई नटखट स्टूडेंट होता है, जब आप पढ़ नहीं रहते तो टीचर क्या करता है, पास में आते हैं, बिल्कुल आराम से खड़े करते हैं, पोजीशन बनाते हैं और चाटा दिखाते हैं. सो चाटा जब पड़ा आपकी गाल पे तब ज्यादा पड़ेगा जब वो बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए टच हुआ और इंपैक्ट बहुत ज्यादा दे दिया. आपको क्या दे दिया, इंपैक्ट बहुत ज्यादा दे दिया. सो यहां पर कंडीशन क्या थी कि देखिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब क्या है एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसकी बॉडी में एक सडन चेंज ऑफ मोमेंट आता है, एक सडन चेंज ऑफ मोमेंटम आता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स. इंपल्सिव फोर्स क्या बोला है कि ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम to produce a finite change in momentum of a body is known as impulsive force. तो impulsive force क्या हुआ कि एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में जब एक बड़ा अमाउंट का फोर्स क्या करता है, अप्लाई होता है और जिसकी वजह से एक फाइनाइट लेवल, एक फिक्स लेवल तक का चेंज मोमेंटम में आता है बॉडी के, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंपल्सिव फोर्स. अब इंपल्सिव फोर्स बहुत सारी चीजों में अप्लाई होता है. जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने से बॉल आए, आपने क्या करा, शॉट मारा, आपने बड़ा लार्ज अमाउंट का फोर्स बॉल पर लगाया थ्रू योर बैट एंड ड्यू टू दैट बॉल फ्लाइज फॉर सिक्स. दैट गिव अस अ रीजन टू अंडरस्टैंड कि हमने जो बैट और जो बॉल का कांटेक्ट था वो बहुत छोटा सा था. ठीक है, अगर वही कांटेक्ट बहुत ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता तो शायद तक इतना दूर बॉल नहीं जाती. तो यहां पर जो कीवर्ड्स है वो दो चीजें, एक लार्ज फोर्स, दूसरा है शॉर्ट टाइम पीरियड. अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए टाइम बढ़ जाएगा. ठीक है, इसे याद रखिएगा. आगे समझते हैं. तो इसको हमने क्या एक फॉर्मूला भी बता दिया कि इंपल्स को जनरली m या हो सकता है I या हो सकता है कैपिटल J, तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने सिर्फ m से करा तो इसका एक फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ कि देखो बहुत छोटे से टाइम पीरियड ऑफ फोर्स, बहुत छोटे से टाइम पीरियड में एक बड़ा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम गिव्स अस इंपल्स फोर्स. ठीक है, ठीक है, इसी को बोला है F इंटू टी. ठीक है, अब जब बोल ही दिया I इक्वल्स टू F इंटू टी, तो चलो एक काम करते हैं, इसकी हम SI यूनिट भी निकाल लेते हैं. एंड दैट विल बी क्या हो जाएगा कि न्यूटन है और टाइम की होती है सेकेंड. तो इंपल्स की SI यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड. ठीक है, अब इस फोर्स को थोड़ा सा और हम समझते हैं कि इंपल्सिव फोर्स हमारे लाइफ में कितनी सारी चीजों में आता है. ठीक है, और इसका रिलेशन हमें किससे पता करना है, मोमेंटम से. ठीक है, अब समझते हैं. मान लीजिए आपने क्या करा, एक कांच का ग्लास लिया. ठीक है, ओके, अब इसको आप गलती से आपसे क्या है, गिर गया. इनिशियल में इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड. अभी जब फ्लोर पे गिर रहा होगा, इसने क्या करा, एक एक्सेलरेशन गेन करा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी गिरेगा उसका एक्सेलरेशन अगर अर्थ पे गिर रहा है तो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे ही ये जहां पर टच करेगा ग्लास, क्या होगा इसके साथ कि इसने बड़े अमाउंट में मोमेंटम गेन करा. इसने क्या है, यहां तक पहुंचने में क्या एक बड़े अमाउंट में क्या है, मोमेंटम गेन करा. देखो इनिशियल मोमेंटम यहां था 0.
क्यों? क्योंकि साफ साफ पता है ना हमें कि यहां पर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो है, बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन यहां तक पहुंचते हुए उसने एक मोमेंटम गेन कर लिया। अब जैसे ही वो टच करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट टच करेगा, इसका बड़ा अमाउंट का जो एमवी था वो सडनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके जीरो में। वापस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जीरो में। तो इससे क्या अंदाजा हुआ हमें कि बॉडी जैसे ही आपकी ग्लास टच करी, वो क्या है, किस में कन्वर्ट होगी? जीरो। तो सडनली यहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज हो गया। सडनली बहुत छोटे से टाइम पीरियड में आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज हो गया। जैसे ही ज्यादा अमाउंट का मोमेंटम चेंज हुआ, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि ये पूरा ग्लास क्या हो जाएगा? आपका बिखर जाएगा, या आपका शैटर हो जाएगा, पूरा इधर उधर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम से बड़े अमाउंट का मोमेंटम सडनली चेंज हुआ। तो डेफिनेशन भी तो यही कह रही थी इंपल्स की। देखिए एक बार कि जब क्या है, एक लार्ज फोर्स छोटे से टाइम पीरियड में अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एक फाइनाइट चेंज आ गया है, किसमें? मोमेंटम में। और वही तो करा है कि जैसे ही ग्लास नीचे गिरा, इसने एक मोमेंटम गेन करा तब तक, और जैसे ही वो टच करा, टच करने का टाइम पीरियड बहुत छोटा सा था, टच करने का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा छोटा सा था, इससे इसी वजह से मोमेंटम एकदम mv से m0 मतलब कि जीरो हो गया। और जीरो होने की वजह से क्या हुआ? वो पूरा का पूरा ग्लास ही टूट गया। ठीक है, तो यहां पर एक बात पता चली कि इंपल्सिव फोर्स एक और चीज पे डिपेंडेंट है, वो है मोमेंटम पे। अच्छा, हमने अभी इंपल्स का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज एफ इनटू टी। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, इट इज P2 माइनस P1 बाय टी। याद आया? डेल पी बाय टी। डेल पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। डेल पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज मतलब P2 माइनस P1, कि बॉडी का यहां पर मान लेते हैं कि मोमेंटम क्या रहा होगा? P1, जो कि अभी कंडीशन में जीरो है। यहां पहुंचते हुए मोमेंटम हो गया P2, दैट इज mv। ठीक है, लेकिन हमें बात करनी है यहां की। ठीक है, और यहां पर एग्जैक्टली जब टच हुआ तो बॉडी ने वापस एक मोमेंटम गेन कर लिया, दैट इज जीरो। सडनली चेंज हुआ। मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूंगा अभी अभी। ठीक है, तो इसे हटा देता है, इसको वन और इसको टू। ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन की जब टच करा, ठीक है, तो सडनली टच करने पर क्या होगा? आपका मोमेंटम P1 से किस में कन्वर्ट हो गया? P2 में। बहुत सडन हुआ तो चेंज तो हुआ ना, तो वही है आपका फॉर्मूला डेल पी बाई टी। अब इस वैल्यू को मैं ऊपर अप्लाई कर देता हूं तो क्या जाएगा मेरा? डेल पी टी इंटू टी। टी से टी गया और मेरा इंपल्स किसके बराबर आ गया? डेल पी। दैट मीन इंपल्स फोर्स, दैट इज इंपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम। जितना बॉडी में सडनली चेंज इन मोमेंटम आएगा, उतना ज्यादा इंपल्स होगा, और उतना ही ज्यादा फोर्स भी हमें दिखेगा कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। जैसे कि इस ग्लास के केस में रहा है, जब शॉट मारते हैं तब हो रहा है। अब इंपल्सिव नॉर्मल केस में बड़ा टिपिकल टास्क हो गया, तो इसको हैंडल करना मुश्किल है। सीधी सी बात है, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और लेदर की बॉल आपके हाथ में आए और आप उसको सिर्फ यहीं पे कैच करते हैं, आपके चोट लगेगी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी स्पीड से बॉल आ रही थी, आपने कैच करके रोका। लेकिन अगर आपने बहुत छोटे टाइम पीरियड में कैच करने की कोशिश करी, तो सारा का सारा फोर्स कहां लगेगा? हाथों पे लगेगा। तो आपको क्या करना है? इंपल्स कम करने की नीड है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को धीरे करने की नीड है। दैट मीन उसके लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, ओके ओके, यहीं पे उन्होंने यही करा है कि उन्होंने डायरेक्टली क्या लिया है? F इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी, उसे भी सॉल्व करा और क्या निकाल दिया? इंपल्स किसके बराबर आ गया? चेंज इन मोमेंटम के। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं मोमेंटम इंपल्स थ्योरम, कि इंपल्स मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम लाइवली देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि जैसे एक फील्डर है, जब वो बॉल कैच करता है
तो वो जब बॉल कैच कराता है, मान लो इस बॉल की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, शॉट खा के आई है, आराम से ज्यादा स्पीड होगी। यहाँ पे तो बॉलर्स की स्पीड 90 टू 150 किलोमीटर पर आवर होने लग गए आजकल। तो जब वो ऑन द स्पॉट पकड़ेगा तो उसको बहुत चोट लगने वाली है। तो वो क्या करता है, टेक्निक यूज लेता है और अपने हाथ को धीरे 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 नीचे लाता है। क्यों नीचे लाता है? ताकि बॉल जिसका मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा, बड़ा तेज होगा, ठीक है, जिसका मोमेंटम यहाँ पर बड़ा तेज होगा, और उसके लिए अगर वो सडनली रोक देगा तो बहुत छोटे टाइम में मोमेंटम आ गया जीरो, तो पूरा का पूरा फोर्स कहाँ अप्लाई हो जाएगा, आपके हाथों में। तो वो धीरे धीरे क्या बढ़ा रहा है, टाइम बढ़ा रहा है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स धीरे 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 आएगा और यहाँ जाकर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जाके ये रुकेगा। इससे क्या होगा, फोर्स, रेट ऑफ फोर्स क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम धीरे हो गया, तो अपने आप ही फोर्स भी तो कम हो गया। इससे इजीली प्लेयर बॉल कैच कर पाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि काफी सारे एथलीट्स क्या करते हैं, जो जंपिंग गेम के एथलीट्स होते हैं वो जनरली किस पे कूदते हैं, हीप ऑफ सैंड पे कूदते हैं। मतलब कि देयर माइट बी अ पिट ऑफ सैंड और हीप ऑफ सैंड ऑन विच दे लैंड। जब वो जंप करके आ रहे होते हैं जनरली उनका मोमेंटम बहुत तेज होता है। जैसा कि हमने एक वीडियो में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था इसी में, कि जब भी एक आदमी या कोई भी एथलीट भागते हुए आ रहा है तो उसने क्या गेन करा है, इनर्शिया ऑफ मोमेंटम गेन करा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो जब हाई मोमेंटम के साथ इस हीप पे गिरेगा, और इस हीप पर अगर नॉर्मल फ्लोर होता तो सोचो उसका बड़े लार्ज अमाउंट का फोर्स उसके पैरों से आता, जो लार्ज अमाउंट का फोर्स पैरों से आता और उसको क्या करता भाई, बहुत ज्यादा क्या देता, चोट देता। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत छोटा लगा, यहां पर फोर्स ज्यादा, इंपल्स फोर्स ज्यादा होता। इस वजह से इसी को रोकने के लिए क्या करा, इसी को रोकने के लिए हमने क्या करा, यहां पर हीप ऑफ सैंड डेवलप करा। अब हीप ऑफ सैंड में क्या होता है, जब प्लेयर आता है और अपने फुट्स रखता है, ठीक है, जैसे ही प्लेयर आया और अपने फुट रखा, अब ये फुट एकदम से हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ये सैंड क्या करेगी, इसके मोशन को स्लो कर देगी। ये क्या है, कुछ टाइम लेगा अब नीचे पहुंचने में, और ये टाइम जितना लिया उसकी वजह से धीरे धीरे ये क्या है, नीचे पहुंचा। आपका फुट क्या है, धीरे धीरे नीचे पहुंचा। ठीक है, ये धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा ना जब फुट, तो क्या होगा, टाइम लगा इसके लिए, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ गया, और मोमेंटम बढ़ गया तो आपका फोर्स कम हो गया। तो फोर्स कम करने के लिए ही हम टाइम बढ़ाना चाहते हैं, उसी के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर क्या रखा, सैंड रखा हीप में। अच्छा, एक और एग्जांपल समझते हैं। सब जानते हैं विकेट कीपर्स या गोल कीपर्स होते हैं किसी भी गेम के, वो हमेशा ग्लव्स वियर करते हैं, और उनके ग्लव्स में क्या होता है, पैडिंग होती है। सो पैडिंग क्या करता है, जब बॉल बहुत तेजी से आ रही होती है तो ये पैडेड ग्लव्स मान लो एक बार के लिए, ठीक है, इतना पैडेड है, ठीक है, इसके अंदर आपके यहाँ पर कोई फिंगर है, ठीक है, ओके। जब बॉल बहुत तेजी से आएगी, जब बॉल यहाँ पर स्टक करेगी तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, इसकी शेप चेंज करेगी, ठीक है, ओके, इसकी शेप चेंज करेगी, ओके। और इसकी शेप चेंज होना क्या बता रहा है कि पैडिंग ने क्या करा, टाइम, टाइम क्या बढ़ा दिया, कांटेक्ट का टाइम बढ़ा दिया। जब कांटेक्ट का टाइम बढ़ गया तो फोर्स भी तो रिड्यूस हो गया। इस वजह से जनरली गोलकीपर्स क्या करते हैं, कैच करने के लिए हमेशा ग्लव्स पहनते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, उनके हाथ को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए इसी को हम आगे एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से बात करते हैं। चलिए, एक हमें क्वेश्चन है, नॉर्मली हमने काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए तो इनको भी करते हुए चलते हैं। एक मोटर कार दे रखी है जिसकी वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि हमें यू दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे, 108 किलोमीटर को, एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, ठीक है, एंड एक आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। सॉल्व करा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 3, मैं 3 को उससे डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम होगा ये, 3 3 आर 9, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
6, ठीक है 36। वहीं मैं आगे इसको 6 से डिवाइड करूंगा, डायरेक्टली मेरी वैल्यू आएगी 6। मैं 6 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। एंड इट टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप। अब इसने टाइम भी दे रखा है हमें कितना 4 सेकेंड। एंड आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, ऑफ कोर्स कार आपकी ब्रेक अप्लाइड की बात करना है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार। अब कितना फोर्स ब्रेक्स ने एक्सर्ट करा है जिससे कार रुक गई। ओके हमें क्या पता करना है, इस क्वेश्चन में फोर्स ढूंढना है। एंड बॉडी का मास भी दे रखा है, इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 100 kg। कार और कार के अंदर पैसेंजर दोनों का मास कितना बताया है 1000 kg। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में u है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, v हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि कार रुक गई है भाई, ब्रेक लगने के बाद कार रुक गई है तो v हो गया 0। टाइम है हमारा 4 सेकेंड, ठीक है। आगे हमारे पास मास दे रखा है 1000 kg, हमें निकालना है इसमें फोर्स। चलिए फोर्स के हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है फोर्स ma, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, तो वही फॉर्मूला आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है m v माइनस यू अपॉन टी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1000 इनटू, ओके ब्रैकेट में रखेंगे, दैट विल बी 0 माइनस 30 एंड टाइम इज 4 सेकेंड, 4 1 आवर 4 250 डायरेक्टली डिवाइड हो गया। नाउ इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 250 इंटू माइनस 30, सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 7500 न्यूटन। तो द फोर्स इज इन नेगेटिव, फोर्स का यहाँ पे साइन है नेगेटिव। तो ये फोर्स नेगेटिव क्यों आया, क्वेश्चन को वापस समझते हैं। गाड़ी ऑलरेडी मोशन में थी और हमने उसे ब्रेक लगाया, मतलब हमने क्या करा होगा कि गाड़ी अगर इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कार का मोशन था, तो हमने जब ब्रेक अप्लाई करा तो फोर्स हमारा कहाँ लगा है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और गाड़ी एकदम से रुक थोड़ी जाएगी, वो क्या करेगी आगे तो बढ़ेगी, लेकिन फोर्स हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जब भी नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब क्या है, दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स हमारा कहाँ है अपोजिट डायरेक्शन में। सॉल्यूशन भी तो यही है, देखिएगा कि आपका पहले क्या दे रखा था, यू दे रखा था 108 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करा, 30 मीटर पर सेकेंड आया। उसके बाद हमने v की वैल्यू लिखी, वेट लिखा, टाइम लिखा, सबसे पहले डिटेल्स उतारी। उसके बाद हमने सॉल्व करा तो हमारा न्यूटन में वैल्यू आया माइनस 7500 न्यूटन। बट नेगेटिव साइन किसके बारे में बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार। जो भी कार का मोशन था उसके अपोजिट हमारा क्या लगा है फोर्स लगा है, इसलिए नेगेटिव। याद रखना ये हमेशा आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या दे रखा, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिवन अब मास m1, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, मास m1 पे अप्लाई करा, हमें मास नहीं दे रखा m1 दे रखा है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो बॉडी एक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन जाती है, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो m2 मास की बॉडी है उसने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन करा। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव if both the masses were tied together। अब हमें बताना है दोनों मासेस को टाई कर दिया तो उसके बाद क्या कंडीशन आएगी। सबसे पहले तो डिटेल लिखते हैं कि हमारे पास गिवन केस में फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, हमें मास बॉडी दे रखी है m1 जिस पर एक फोर्स F अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से उसने एक्सेलरेशन गेन करा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं मैं बात करूंगा मास 2 की कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, सेम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी वजह से उसने भी एक्सेलरेशन गेन करा a2 दैट इज
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि मैं अब इन दोनों बॉडीज को टाई कर रहा हूं, m1 और m2 को, मतलब दोनों बॉडी का मास हमने एक साथ रख दिया। ठीक है, अब इस पर मैंने फोर्स लगाया है F, वही 5 न्यूटन फोर्स लगा। अब इसकी क्या एक्सेलरेशन आई वो हमें पता करनी है। आई गेस क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ओके, ठीक है, हमारे पास डाटा आ गया था कि F है हमारा 5 न्यूटन, हमारे पास उसके अलावा m1 है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, हमारे पास है a1 जिसकी वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास मास टू दे रखा है, दैट इज वो भी हमें पता नहीं, और a2 दे रखा है हमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मास 1 एंड मास 2, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F m बाय ma। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को हल्का सा चेंज करूंगा कि मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, एक्सेलरेशन, तो मेरे मास का फॉर्मूला आ जाएगा F। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ m1 के लिए, ये फॉर्मूला हो जाता है F बाय a1, सही है ना। तो और m2 के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है F बाय a2। चलिए वैल्यूज रखते हैं, 5 और 10 इसके लिए, एंड 5 बाय 20 इसके लिए। फर्दर सॉल्व करें, चलो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ हमारे m2 की वैल्यू आई 1/4 kg, और मैं इसे बोल सकता हूँ 0.25 kg। ठीक है, 1/4 की वैल्यू 0.25 ही तो होगी। वहीं m2 के लिए, m1 के लिए वैल्यू आई 1/2, दैट विल बी 0.5 kg। चलो आ गई हमारी वैल्यू। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना था, m1 प्लस m2, इसे मैं मान लेता हूं कैपिटल M, कि कैपिटल M मेरा किसके बराबर है, m1 प्लस m2। दोनों को ऐड कर देता हूं, 0.5 प्लस 0.25, मेरी वैल्यू आ गई 0.75 kg। चलिए, अब हमारा काम था कि जो बड़ी बॉडी आई है ना m1 और m2, उस पर जब फोर्स लगा तो उसने कितना एक्सेलरेशन गेन करा, हमें ये निकालना था। तो हल्का सा अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में चेंज करते हैं कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, हमें निकालना है ए, तो फॉर्मूला क्या जाएगा हमारा F बाय एम इक्वल्स टू ए। ठीक है, चलिए वैल्यूज लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, F की वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन, एंड मास की वैल्यू है हमारे पास 0.75 kg। चलिए इस डॉट को मैं हटाऊंगा, मेरी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 100/75, 25 की टेबल से यहाँ पर 3 टाइम और ये 4 टाइम डिविजिबल है। इसको फर्दर मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, मेरी वैल्यू आएगी 20/3, एंड इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक्सेलरेशन ही तो निकालना था। तो मेरा एक्सेलरेशन आया 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कुछ वैल्यूज आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे 20/3 बहुत फिक्स है, 6.67 आएगा। ऐसे काफी सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू आप ऑलरेडी याद भी कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, बट समझ लेते हैं हुआ क्या। हमें ऑलरेडी फोर्स पता था, हमने एक्सेलरेशन निकाला था, हमने फॉर्मूले पुट करे, हमने m2a1 की वैल्यू निकाली, हमने मास निकाला, और फर्दर हमने उन्हें ऐड करा और क्वेश्चन सॉल्व करा। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। हमें सबसे पहला डाटा दिया है, मास दे रखा है 20 ग्राम, और आप इसे बेटर है केजी में कन्वर्ट कर लें। तो 20/1000
कितना हो जाएगा हमारा 0.02 kg। ठीक है, ओके। अब दिस इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ टेबल इन अ गिवन फिगर। ओके, हमें सिर्फ ग्राफ दे रखा है, बट हमें क्या पता है कि एक टेबल है जिस पर आपकी बॉल एक साइड से ट्रेवल कर रही है और इसकी स्पीड भी दे रखी है। क्या दे रखी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी यू क्या है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये बॉल गुड़कते हुए क्या करती है? आगे जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, और एक टाइम के बाद ये बॉल रुक जाती है और इसका वी हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इन सबको अटेंड करने में उसने कितना टाइम लिया है? टाइम के ग्राफ से पता चल गया हमें 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो हमारी डिटेल्स आ गई। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। हाउ मच फोर्स डज टेबल एक्सर्ट। अब देखिए साफ दिख रहा है कि बॉल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, बाद में आके रुक गई, तो कोई तो फोर्स लगा और फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। तो टेबल ने कितना फ्रिक्शन लगाया, कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करा, वही हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए। अब हमारे पास ऑलरेडी हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखिए, हम इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, दैट इज v माइनस यू बाय टी। हम जनरली ए वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं ले रहे, तो चलो ये वाला क्वेश्चन इसी से करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास v कितना था? 0। u हमने निकाला था, अब देखो u की वैल्यू दे रखी थी वहां पर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट हमें सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। चलिए करते हैं। 20/100, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100। सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए लगाते हैं 0.2 एंड टाइम था वहां पर 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें साफ पता चल रहा है कि बॉडी मेरी एक टाइम के बाद रुकने वाली है, कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में होता है आपका फोर्स। ठीक है, चलिए आगे हम निकाल लेते हैं फोर्स। फोर्स के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा एम ए। मास था हमारी बॉडी का, देख लेते हैं एक बार, क्या निकाला था हमने? 0.02 0.02 kg। चलिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.02 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली है 0.0 माइनस, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई -0.1234 1234 न्यूटन। तो हमारा फोर्स, कितना छोटा सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उस बॉल पे जो जाके 10 सेकेंड्स बाद रुकी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने भी यही करा कि यू को पहले था 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको किस में करा? मीटर पर सेकेंड में। बाद में ऑलरेडी पता है कि बॉल जब रुकने ही वाली है तो v 0 हो गया, टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, फर्दर बाद में फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाली। वापस नेगेटिव था आपका फोर्स, तो क्या बता रहा है इंडिकेशन? कि नेगेटिव साइन किस चीज को बता रहा है? कि फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सर्ट हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है मोशन ऑफ बॉल के। चलिए, आई गेस आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया, लेकिन वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। हम समझते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। आज हमने सीखा इम्पल्स ऑफ फोर्स, कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जब बहुत लार्ज फोर्स एक बॉडी पर छोटे से टाइम पीरियड के अप्लाई होता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या चेंज होता है? मोमेंटम। और हमने समझी मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, दैट शोज कि हमेशा जब भी इम्पल्स जनरेट होगा वो क्या बता रहा होगा? किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए असेसमेंट्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्सिस। एसआई यूनिट क्या है इम्पल्स की? अब
ऑलरेडी हमें पता चल गया कि इम्पल्स का फॉर्मूला था दैट इज F इंटू टी, न्यूटन सेकेंड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए, न्यूटन सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट पे चलते हैं। वाई विकेट कीपर वियर्स ग्लव। ऑलरेडी इसकी भी बात हो चुकी है कि जितने भी बॉल्स गेम होते हैं उसमें असल में ग्लव क्या करते हैं, पैडिंग का काम करते हैं। और पैडिंग का काम कर रहे हैं दैट मीन वो क्या करेंगे, बॉल को रोकेंगे और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से फोर्स धीरे 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 कम हो। अगर ज्यादा एकदम से जल्दी आपके बॉल हाई फोर्स लार्ज फोर्स लगेगा हाथों में तो क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस इम्पल्स बाय पैडिंग ऑफ ग्लव्स। बिल्कुल यही आंसर है कि हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग किस चीज में हेल्प कर रही है, हमारे किसको, पैडिंग क्या कर रही है, इम्पल्स को कम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा टू इंक्रीज द इम्पल्स डेफिनेटली हो ही नहीं सकता था। ग्लव्स में क्रिकेटर लोग को ऐसा कोई नहीं होता, सब बिना क्रिकेट, सारे के सारे क्रिकेट अपने ग्लव्स उतार के खेल लेते हैं। ठीक है, एंड आई गेस हो चुका है। ओके किड्स, I hope you literally love this lecture and I wish you'll study hard. Okay, meet you in the next video. Thank you.